मित्रों नमस्कार। मैं रिजल्ट मित्रा की ओर से प्रणव कुमार सुमन आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कल देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन जो है, उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता कैसे थी। तो जो है एक तरह से जो है हमने नगरीय सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का सारा चीज़ जो है एक एक करके देख लिया था। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन और हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ थे, तो आज हम देखेंगे। तो यही चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर था उसमें जो सारे टॉपिक थे सारा डील हो चुका था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? ऋग वैदिक जीवन, ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। ठीक है, आज का जो हमारा होगा टॉपिक ऋग वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, ऋग वैदिक काल में राजनीतिक जीवन। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। एक तो ये देखिए कि वैदिक काल को दो पार्टों में बांटा गया। वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक हम जो देखते हैं ऋग वैदिक काल है, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक हम जो देखते हैं वो उत्तर वैदिक काल है। तो वैदिक काल का टोटल पीरियड हो गया 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 600 के बाद हम देखते हैं जो द्वितीय नगरीकरण का काल है, बुद्ध काल, प्राक मौर्य काल, जो भी काल है आप। तो इस तरह से जो देखते हैं हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को दो कालखंडों में बांट के देखते हैं। तो अभी हम जो है पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन, राजनीतिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन क्या था, कैसा था, ये सारी चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहली बात ये चीज़ आप जान लीजिए कि ऋग वैदिक काल में जो था अर्थव्यवस्था, सबसे पहले आप देख लीजिए कोई भी चीज़ जो है सबका बेस क्या होता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का जो बेस क्या होता है? कृषि अधिशेष, उत्पादन अधिशेष। उसी से आपका व्यापार वाणिज्य भी होता है। हमने नगरीकरण में भी पढ़ा था, हड़प्पा के नगरीकरण में भी पढ़ा था, जो व्यापार कैसे कैसे कृषि उत्पादन अधिशेष हुआ था और उससे जो है व्यापार वाणिज्य हुआ था। उसके बाद जो है उसी से धीरे धीरे शिल्प वगैरह बढ़ा था और नगरीकरण हुआ था। द्वितीय नगरीकरण में भी हम यही देखेंगे। तो किसी भी चीज़ के मूल में क्या होती है? अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। तो ऋग वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था है अभी जो है कमज़ोर है। सबसे पहले बात यह वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। एक बात यह, जब हम ऋग वैदिक या वैदिक काल का हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन, तो उसमें हम बताएंगे कि जो ग्रामीण सभ्यता थी कैसे कैसे क्या था। तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक जीवन के लिए हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था भी देखेंगे। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में के जो लोगों का आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था जो थी उतनी जो सुदृढ़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम जो है ऋग वैदिक काल के लोगों का जो है राजनीतिक जीवन में भी उतनी सुदृढ़ता नहीं देखेंगे। ठीक है, राजनीतिक जीवन ऋग वैदिक काल के जो ऋग वैदिक राजनीतिक जीवन जो था कबीलाई संस्कृति पर आधारित था। ऋग वैदिक आर्य जो थे अर्ध खानाबदोश थे, मतलब घूमते फिरते रहते थे, एक जगह स्थायी नहीं रहते थे। एक जगह खाना के लिए रुकते थे, खाना वहाँ से खत्म हो जाता था तो फिर आगे बढ़ जाते थे। तो ये अर्ध खानाबदोश एक तरह से होते थे। अतः राज्य का स्वरूप जो था आरंभिक था, शुरुआती चरण में था। राज्य निर्माण के आधारभूत तत्व जो होते हैं सेना और जो है जमीन वगैरह, ये जो है अनुपस्थित हैं। ठीक है, राज्य क्षेत्र आधारित ना होकर जन आधारित था। ठीक है, बाद में हम देखेंगे जनपद, उत्तर वैदिक काल में हम जनपद देखेंगे, फिर 600 बीसी में महाजनपद देखेंगे। अभी जो है सिर्फ जन तक की चर्चा हमको मिलती है। ठीक है, राजनीतिक संगठन का आधार क्या था? देखिए, राजनीतिक संगठन का आधार ऋग वैदिक काल में राजनीतिक संगठन का आधार जो था, राजनीतिक संगठन
संगठन का आधार, संगठन पहले कुल था, कुल या परिवार, इस सबसे नीचे में कुल या परिवार था, इसके ऊपर था ग्राम, इसके ऊपर विष, उसके ऊपर जन, सबसे ऊपर क्या था जन। उत्तर वैदिक काल में जनपद की चर्चा सुनेंगे और जो है 600 BC में हम महाजनपद की चर्चा। अभी जो है ऋग्वैदिक काल में जो है 1500 BC में हम सिर्फ जन की चर्चा सुन रहे हैं, ठीक है। राष्ट्र जैसी प्रशासनिक इकाई की भी चर्चा मिलती है, राष्ट्र जैसी, लेकिन उसका वर्णन स्पष्ट नहीं है। मतलब एक जगह भी सिर्फ ऋग्वेद में राष्ट्र की चर्चा और कहीं उसका जो उल्लेख नहीं है, और राष्ट्र किसको कहा जाता है, किस जगह पे है, उसका कोई जो है वर्णन नहीं है। ऋग्वेद में जो है हम 275 बार जन शब्द की चर्चा सुनते हैं। इससे भी आपको लग सकता है क्या जो ऋग्वेद में जन के कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। 275 बार जन शब्द की चर्चा मिलती है, लेकिन जनपद शब्द एक बार भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या लगा जो है अभी जो है राज्य जो है क्षेत्र आधारित नहीं था, जमीन जो है राज्य जो है अस्थाई नहीं है। लोग एक जगह बसते हैं, वहाँ का भोजन समाप्त होता है, वहाँ का सारा चीज समाप्त होता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्षेत्र आधारित अभी नहीं है राज्य। उसके बाद राजा का पद जो है वंशानुगत होने लगा था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होने लगा था, लेकिन यह सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि राजा के निर्वाचन की भी चर्चा है, ठीक है। राजा का जो है निर्वाचन होता था, सभा समिति नामक जो संस्थाएं थी वो जो है राजा को चुनती थी, और राजा के कर्तव्य भी होते थे। राजा के कर्तव्य क्या होते थे, प्रजा की भलाई और अच्छा की शपथ लेना, ठीक है। देखिए राजा के क्या क्या कर्तव्य थे, प्रजा की भलाई और अच्छा की शपथ लेना, गोधन की, देखिए उस समय जो है धन जो है ऋग्वैदिक काल में पशुपालन जो था मुख्य पेशा था, और कृषि जो थी द्वितीयक पेशा थी। प्राथमिक पेशा क्या थी, पशुपालन थी, एनिमल हस्बेंड्री, और कृषि जो थी एग्रीकल्चर जो थी द्वितीयक पेशा थी। तो इसलिए भी आप देख सकते हैं उस समय पशुपालन का ज्यादा महत्व था ऋग्वैदिक काल में, और गोधन की, गाय को पाला जाता था, गाय से जो है दूध दही वगैरह वगैरह बनाए जाते थे सारी चीज। तो गाय की जो है ज्यादा महत्ता थी, और जो है गोधन के रूप में हम पाते हैं, ठीक है। तो गोधन की रक्षा भी, क्योंकि गाय जो है चुरा के ले जाते थे, उसको जो है अनार लोग चुरा के आड़ के गाय को ले जाते थे, तो गोधन की रक्षा भी राजा का कर्तव्य होता था। कबीलों की ओर से देवताओं की आराधना करना भी कबीले के मतलब समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, इसका कबीले की सुरक्षा के लिए देवताओं की आराधना करता था कबीले की ओर से कौन, राजा, ठीक है। उसके बाद युद्ध में कबीले का नेतृत्व करता था राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था, कबीले की रक्षा करना तथा युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना। राजा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजा की पहचान आवश्यक रूप से अपने कबीले के साथ होती थी। राजा को जनस्य गोपा भी कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, जनस्य गोपा, ठीक है। मतलब जो है जन है, ऋग्वेद में जनस्य गोपा शब्द मिलता है राजा के लिए, ठीक है। तो वो कबीले से मतलब जो है संबद्ध होता था, संबंधित होता था। ऋग्वैदिक काल में जो है राज्य का आर्थिक आधार कमजोर था, हम पहले ही बता चुके हैं। अधिशेष उत्पादन अधिशेष की गुंजाइश नहीं है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। कृषि पूरी तरह जो है व्यवस्थित नहीं है। इसी कारण जो है करारोपण प्रणाली भी हम नहीं देख सकते। आप एक चीज देखिए, जब राज्य का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी करारोपण प्रणाली भी, अभी भी वही चीज है, ठीक है। करारोपण कब बढ़ता है, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो ज्यादा से ज्यादा सरकार जो है टैक्सेस लगाते हैं। तो अभी जो है अभी भी वही है, तो उस समय भी वही था, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा हम कर नहीं लगा सकते हैं। एक बलि नामक कर की चर्चा मिलती है, यह भी जो है एक स्वैच्छिक भेंट थी या अनियमित कर था, बलि जो था। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद राजकीय आय का जो मुख्य साधन था, युद्ध में लूटे हुए माल था। राजकीय आय का मुख्य साधन क्या था, युद्ध में लूटा हुआ माल, जिसमें कि राजा को एक बड़ा अंश प्राप्त होता। स्वाभाविक रूप से राजा था तो उसको जो है बड़ा अंश मिलता था। राज्य का आर्थिक आधार कमजोर था और राज्य का स्वरूप जो था आरंभिक था, तो राज्य की गतिविधियां भी सीमित थी। स्पष्ट नौकरशाही का विकास नहीं हो सका। नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी अभी जो हम देखते हैं, ठीक है, अधिकारी वर्ग, तो अभी तो उस समय जो है करारोपण प्रणाली नहीं थी, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं थी, तो स्पष्ट नौकरशाही का विकास नहीं हो पाया था ऋग्वैदिक काल में। यद्यपि नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था, परंतु फिर भी हम कुछ अधिकारियों की चर्चा सुनते हैं, जैसे कि पुरोहित है, ग्रामणी है, विस्पति है, विषमपति है, ब्राजपति है, ये सबकी चर्चा हम सुनते हैं।
पुरोहित का क्या कार्य था? पुरोहित जो है राजा को परामर्श देता था, राजकीय व सार्वजनिक हित के लिए यज्ञ करता था, युद्ध काल में सैनिकों का उत्साह बढ़ाता था, राज्य की विजय के लिए प्रार्थना करता था तथा जरूरत पर युद्ध में भाग भी लेता था। ठीक है, जरूरत पड़ने पर, जैसे कि अभी भी सेना में देखते हैं पुरोहित क्या करता है, जो है शपथ दिलाते हैं या जो है सेना को जो है मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो उस समय भी जो है उस तरह से पुरोहित का कार्य था। ग्रामणी क्या करता था? ग्रामणी जो है गांव की जनता और राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी था और ग्राम की जनता का प्रतिनिधि था। वो राजा और ग्राम के बीच में जो है एक जो है मध्यस्थ का काम करता था। ग्रामणी की नियुक्ति जो है राजा करता था। ग्रामणी राजा का अधिकारी और जनता का प्रतिनिधि था। ठीक है, अब तो इस तरह से हम देखते हैं पुरोहित का कार्य, ग्रामणी का कार्य। उसके बाद जो देखिए ऋग्वेद में जो है, ऋग्वैदिक काल में जो है हमें न्यायाधीश की चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक समाज जो है एक आदर्श समाज नहीं था। इसमें जो है ऋग्वैदिक काल में जो राजा ही न्यायाधीश का कार्य करता था। राज्य का स्वरूप हम निरंकुश नहीं मान सकते हैं, अनेक अर्थों में यह सीमित राजतंत्र था। सभा समिति तथा विदत नामक संस्थाएं राजा की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखती थी, उसे निरंकुश नहीं होने देती। सभा भी थी, समिति भी थी, विदत भी थी। ठीक है, सभा जो है कुलीन अथवा वृद्ध लोगों की संस्था थी और समिति जो थी सर्वसाधारण की संस्था थी। ऋग्वेद में न केवल राजा तथा समिति के बीच पूर्ण सहमति अपितु समिति के सदस्यों के बीच परस्पर समन्वय पर भी बल दिया गया है। बाद में हम देखेंगे कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है, उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। ठीक है, तो विदत जो है एक सैनिक संस्था के रूप में विदत सैनिक संस्था के रूप में प्रचलित थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सभा समिति और विदत जो है राजा पे अंकुश लगाती थी, उसकी स्वेच्छाचारिता पे अंकुश लगाती थी। स्वतंत्र सेना व नौकरशाही के अविकसित होने के कारण पूर्ण निरंकुशता हम नहीं देख सकते। स्वतंत्र सेना भी नहीं थी, नौकरशाही भी नहीं थी और सभा समिति विदत जैसी संस्थाएं भी थी। तो इस तरह से राजा जो है पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं हो सकता था। राजा युद्ध के समय कबीले को संगठित करता था, अतः इसका अर्थ जो है स्वतंत्र एवं अस्थायी सेना का अभाव था। कबीले जो जब युद्ध होता था तो राजा जो है कबीले को संगठित करता था और कबीले के साथ भोज ग्रहण करता था। इसका मतलब क्या था? उसे कबीले के समर्थन की आवश्यकता होती थी। अस्थायी सेना का अभाव था क्योंकि करारोपण प्रणाली तो थी नहीं, अर्थव्यवस्था मजबूत थी नहीं, तो उसे कबीले के लोगों का, ठीक है, राज्य का वैचारिक आधार जो है निर्मित नहीं हो पाया था। एक राज्य का जो वैचारिक अधिकार है, वैचारिक आधार जो है, बाद में हम देखते हैं राजा का दैवीय अधिकार, राज्य का दैवीय अधिकार, ठीक है, तो वो उस समय जो है निर्मित नहीं हो पाया था, जो कि हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे या बाद में भी हम द्वितीय नगरीकरण के काल में भी देखेंगे। ठीक है, तो वस्तुतः राजा की शक्ति का आधार जो था लोकमत था, क्योंकि राजा का निर्वाचन हो रहा है, लेकिन दैवीय अधिकार की अभी कल्पना नहीं आई है। तो इस तरह से हमने देखा कि राजनीतिक ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन जो है राजा निरंकुश नहीं है, अस्थायी करारोपण नहीं है, स्पष्ट नौकरशाही नहीं है, सेना का अभाव है, अर्ध खानाबदोश सभी कबीलाई हैं, राज्य क्षेत्र आधारित नहीं होकर जो है जन आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी जो है ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन जो है अभी उतना अस्थायी नहीं हो पाया, जो हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे या फिर उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तब अगला टॉपिक जो होगा हमारा उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन, कल हम इस टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।